नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के लेक्चर सीरीज में। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक पढ़ा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये जो चीज़ें हैं समझ लिया, जान लिया। और आगे ही जैसे आप बढ़ेंगे, अब आगे की जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा हार्ड हो जाती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, ये सब जो वर्ड हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो हार्डली जो भी कुछ परिभाषाएं हैं वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आगे चल के अगर हम इन वर्डों का यूज़ करें तो आप समझ जाइएगा कि भाई मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को वर्ड का जो मीनिंग होता है वो पता नहीं होता, तो वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं, वो बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं सरल शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ। इसी के साथ इसका और भी एक बेनिफिट ये है कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि भाई ये जो परिभाषाएं हैं कहाँ पे हैं, ठीक है। प्रपोजल का, प्रॉमिस का, और भी बोला जाता है कि भाई इन परिभाषाओं को बताइए, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करिए अपने शब्दों में। तो उसको भी आप बहुत ही ईजी वे में बता सकते हैं अगर आप समझे रहेंगे तो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको जो परिभाषाएं जो आपको हार्डली लगती हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिससे आप इजी वे में आप सब कुछ समझ जाएं। और आगे भी जैसे कि मैं बताऊं, या फिर आप अगर आपका कॉलेज में भी सभी चीज़ चलती हैं, पढ़ाते हैं सर, तो वो लोग भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं, तो इन सब वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एक ही बार में जो लोग जिनको समझ में आ गया वर्ड का अर्थ, तो वो फिर लोग समझ पाते हैं भाई क्या बोल रहे हैं सर जी, नहीं तो वो लोग समझ भी नहीं पाते भाई क्या बताना चाहते हैं सर जी, क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए मैं सोचा कि भाई जो परिभाषाएं हैं वो थोड़ा सा सरल शब्दों में आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो मेन पॉइंट ही यही लिख दिया है कि परिभाषाएं कुछ सरल शब्दों में हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के धारा 2 के अंतर्गत बताई गई हैं। और बाकी ये जो A-B लिखा हुआ है इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको शुरुआत में ये चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि A है, यानी कि 2 के A के अंतर्गत जो प्रपोजल है उसका जो परिभाषाएं दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऐसे ही 2 के B के अंतर्गत प्रॉमिस हो गया। ऐसे ही आप आगे नीचे भी बढ़ते चले जाएंगे तो उसी तरीके से 2 के C के अंतर्गत, ठीक है, 2 के D के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार से हैं एग्रीमेंट का 2 के E के अंतर्गत है, ठीक है। और ऐसे आप शून्यकरणी और शून्य संविदा में लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये जो शून्यकरणी है, जो शून्य संविदा है, ये जो शून्य संविदा है, इसकी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिभाषाएं दी गई हैं वो 2 के J के अंतर्गत है, G फॉर जग, जो भी आप G फॉर गन समझ लीजिए, 2 के G के अंतर्गत है। बाकी 2 के जो ये शून्यकरणी है जिसको बोला जाता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो परिभाषाएं हैं 2 के I के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो ये भाई एक ओवरव्यू हो गया आप लोगों के लिए। अब मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ, बाकी जो बेयर एक्ट लिए होंगे तो उनको ये सब पता हो जाएगा बहुत ही ईजिली। बाकी मेन जो टॉपिक है इसका समझने का है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही ईजी वे में आपको सभी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आज की ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं परिभाषाएं एक एक करके बहुत ही ईजी वे में। तो ये क्या होता है भाई, सबसे पहला जो चीज़ें हैं वो है प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल क्या चीज़ है सबसे पहले हम लोग वो जानने वाले हैं। बाकी जो संविदा है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। संविदा करने के लिए जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है, यानी वह संविदा करने की प्रपोजल दे रहा है, इसे ऑफर भी दूसरे शब्दों में बोला जाता है। अब देखिए कहने का अर्थ ये है जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कोई बस से आप उसमें सफ़र कर रहे हैं, उसमें आप देखते हैं भाई बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कोई सामान बेचने आता है। मान लीजिए एक पेन वाला आया और बोल रहा है कि भाई ये जो पेन है वो ले लीजिए, इसमें ऊपर लाइट लगी हुई है, ये आप जैसे ऊपर करेंगे, ये बटन दबाएंगे तो ऊपर इसमें लाइट जलने लगेंगी, बाकी लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको स्पेसिफिकेशन बताता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रपोजल आपको दे रहा है, ठीक है। इतना जो चीज़ें आपको बता रहा है ये आपके सामने उसकी जो चीज़ें हैं, वो जो सामान है उसकी आपके सामने प्रपोजल रख रहा है जिससे आप उस सामान को खरीदें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रपोजल है। कोई भी जैसे कि कोई कार बेचने के लिए आपके पास आता है, या फिर कार कोई बेचना चाहता है, वो आपसे कहता है कि भाई मैं अपना कार सेल आउट करना चाहता हूँ, तो ये एक प्रपोजल है। प्रपोजल या आप कह लीजिए या फिर ऑफ़र कर लीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग अमेज़ॉन पर आप देखते हैं वो ऑफ़र होता है,
ठीक है, वो सब ऑफ़र चलता रहता है, ये सब ऑफ़र के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। और थोड़ा सा जो पोस्टर वोस्टर होते हैं वो इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत आते हैं। और जिनको नहीं पता है इनविटेशन टू ऑफ़र, तो वो हमने वीडियो में बताया हुआ है, जो भी 5वां जो भी लेक्चर सीरीज़ था उसके अंतर्गत आई थिंक था, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा एक एक करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सीरियल वाइज सब कुछ देखते चलते चलें, ठीक है। जिन्होंने पिछली जो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है देख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, जो आगे वीडियो आएगी तो उनको समझ नहीं आएगी, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये जो प्रपोजल है, यानी कि जब कभी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ बेचने के लिए, आपसे कोई सेल आउट करने के लिए बोला जाता है, या फिर आप ही किसी व्यक्ति को बोलते हैं भाई मैं ये बेचना चाहता हूँ, तो ये क्या है, प्रपोजल है। प्रपोजल कह लीजिए या फिर ये ऑफ़र कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई प्रपोजल है। प्रपोजल जो है वो 2A के अंतर्गत है। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई प्रॉमिस क्या चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे वो जो बस वाले में आप बैठ के ट्रेवल कर रहे थे और एक बंदा आया था, जो कि मैंने आपको बताया कि वो पेन बेच रहा था, अच्छा खासा था, तो आपको मान लीजिए वो पेन पसंद आ गया, तो आप बोलते हैं भाई ये जो पेन है मुझे दे दीजिए, ठीक है, मुझे दीजिए, या फिर मेरे को लेना है, या फिर मैं लेना चाहता हूँ। ये जो आप वर्डिक्ट बोलते हैं, ये जो वर्ड आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप बोलते हैं उसको और वो जो बंदा है, ठीक है, वो रेडी होता है, तो ये जो चीज़ें हैं आपस में प्रॉमिस हो जाती हैं, ठीक है। उसके और आपके बीच में एक प्रॉमिस हो गया। आपने वहाँ उधर से बोला भाई मैं लेना चाहता हूँ, या फिर मैं लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, या फिर मुझे दे दीजिएगा, अंतिम स्टॉप तक दे दीजिएगा, या फिर मेरे भैया हैं वो आ रहे हैं वो ले लेंगे। तो इतना जो चीज़ें हैं जो अपने नॉर्मली एक मतलब उसको दिया कि भाई मैं लेना चाहता हूँ, ये जो वर्ड चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, वही क्या है, एक प्रॉमिस है। नॉर्मली ये चीज़ें प्रॉमिस है, और प्रॉमिस के टूटने के बाद कोई भी सजा वजा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी है, संविदा करने के प्रपोजल को अगर दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वहाँ पर प्रॉमिस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं प्रॉमिस हो जाता है। वही मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई कार बेचना चाहता है और आपने बोला भाई मैं लेना चाहता हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर मैं लूँगा, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉमिस के अंतर्गत हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉमिसी कौन है, तो प्रॉमिसी बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको कोई प्रपोजल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ और आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया ये चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ें थी, ठीक है। आपने मेरे को प्रॉमिस किया, जैसे कि मैं पेन बेचना चाहता था आपको, और आप बोल रहे हैं कि ठीक है मैं ले लूँगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें प्रॉमिस किया, तो वो जो मैं बेच रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से आप प्रॉमिस ही होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं पेन बेच रहा हूँ आपको, ठीक है, आप पेन लेना चाहते हैं, आपने मेरे को प्रॉमिस किया, तो मैं जो आपको प्रपोजल दे रहा हूँ, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे वजह से मैं अगर देखूँगा आपको, यानी कि मेरी तरफ से कहने के लिए अगर मैं दूसरे किसी को बताना चाहूँगा कि भाई ये जो पेन है वो ये लेना चाहते हैं, ये प्रॉमिस किए हैं, ये प्रॉमिसी हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, इसको प्रॉमिसी बोला जाता है। यानी कि जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो भी प्रपोजल है जो एक्सेप्ट करता है उसको ही प्रॉमिसी बोला जाता है। लेकिन कौन बोलता है, दूसरा कोई बंदा बोलता है, आप नहीं बोलेंगे। जो कोई दूसरा बंदा होगा जिसने एक्सेप्ट किया है वो नहीं बोलेगा कि मैं प्रॉमिसी हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरा बाकी सब जो लोग हैं वो प्रॉमिसी उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि लैंग्वेज में, कोड के लैंग्वेज में उसको समझने के लिए यहाँ पर प्रॉमिसी बोला जाता है। ये भाई इन्होंने प्रपोजल दिया, इन्होंने प्रॉमिस किया, ठीक है, ये प्रपोजल वाले हैं, ये प्रॉमिसी वाले हैं, यानी कि इन्होंने प्रॉमिस किया था। इसे शॉर्ट लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है, प्रॉमिसी हैं, ठीक है। ये यानी कि जो प्रॉमिस करने वाले बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने बोला कि भाई मैं लूँगा, उसी को प्रॉमिसी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा ही आप समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हैं प्रॉमिसी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत ही ईजी है, और यह एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलता है, जिसका नाम है क्वाइड प्रो क्वाइड, ठीक है, क्वाइड प्रो क्यों ऐसा करके है। थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो लैटिन लैंग्वेज है, आप देख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट पे चलता है, यह जो लैटिन जो भी मैगजीन है इस पर यह वर्क करता है, ठीक है। अब कभी भी आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि यह कि इसका जो अर्थ होता है वह यह होता है कि भाई रिटर्न में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसका जो अर्थ है, ये जो मैगजीन है इसका जो अर्थ है वह यह है कि रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो वस्तु या चीज़ या पैसा आपस में बदलाव या फिर लिया जाता है वो क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई ये पेन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से चलती है, आपने प्रॉमिस किया भाई मैं लूँगा, तो आप मेरे को पैसा देंगे और मैं आपको पेन दूँगा। तो मेरे लिए पैसा वहाँ पे कंसिडरेशन है, और उसके लिए, ठीक है,
यानी कि आपके लिए यहाँ पर क्या है, जो पेन है वो कंसिडरेशन है कि भाई पेन अच्छा है, मैं ये ले लेता हूँ, मेरे लिए यूजफुल रहेगा। तो जो भी सामान की अदला बदली हो रही है, जो पैसा वो दे रहे हैं, वो जो पेन ले रहे हैं, तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पेन इंपॉर्टेंट अभी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंसिडरेशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब जैसे कि कार सेल आउट हो रहा है, तो किसी जो बंदा कार ले रहा है उसके लिए कार ज़रूरी है, तो ये जो ज़रूरी वाली उसकी चीज़ें हैं वही कंसिडरेशन है उसकी। बाकी जो कार सेल आउट करना चाहता है वह हो सकता है सेल आउट करके दूसरी कार ले, तो यहाँ पर उसके लिए अभी पैसा ज़रूरी है, पैसा वो लेगा, फिर दूसरा पैसा मिला करके नया कार लेगा। यानी कि जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो चीज़ें बदली जाती हैं आपस में, यानी कि इसके बदले आप ये ले लीजिए, इसके बदले वो ले लीजिए, वही चीज़ें क्या होती हैं, कंसिडरेशन होती है। कुछ लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, देते हैं, भाई मुझे आप पैसा दे दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ, तो यहाँ पर उसके लिए पैसा, ठीक है, उसके लिए पैसा यहाँ पर कंसिडरेशन है, उसके लिए प्रॉपर्टी कंसिडरेशन है। तो ऐसा जिसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी, वही उसकी कंसिडरेशन होती है। आप इसको ईजी वे में ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई कंसिडरेशन क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट को समझने के लिए ये आप छोटा सा ग्राफ देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक बंदा होगा, ठीक है, सबसे पहले एक बंदा होगा जो कि क्या करेगा, सबसे पहले एक प्रपोजल देगा, ठीक है। जैसे कि पेन देने के लिए, पेन खरीदने के लिए मैं आपको बताता हूँ भाई ये पेन अच्छा है, ठीक है, बढ़िया से, इस पर ऊपर लाइट वाइट लगी हुई है, आप इसको रात को भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रपोजल के अंतर्गत आ गई। और आपने बोला अच्छा भाई ठीक है मेरे को दे दीजिए, तो ये जो आपने बोला दे दीजिए, ये प्रॉमिस के अंतर्गत आ गया। अब इसके बाद में क्या है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब कि उसके लिए पैसा ज़रूरी है, यानी कि मेरे लिए ये जो प्रपोजल करने वाला बंदा है इसके लिए पैसा ज़रूरी है, और आपके लिए अभी पेन अच्छा आपको लग रहा है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आ गई कंसिडरेशन के अंतर्गत, ठीक है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं वो आपस में अगर एकजुट हो जाएंगी, इसको एक साथ में बोला जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो तीन चीज़ें हैं आपस में एक ही साथ में इसको बोलना अगर हुआ कि भाई ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें एक साथ में बोला जाएगा एग्रीमेंट। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिक्कत होता है, लोग सोचते हैं भाई ये जो प्रॉमिस है और एग्रीमेंट है दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉमिस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है और एग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, ठीक है। और जो प्रॉमिस है वो चीज़ें एग्रीमेंट के बहुत ही पहले हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रपोजल होगा, फिर प्रॉमिस होगा, फिर कंसिडरेशन होगा, उसके बाद में आती हैं एग्रीमेंट, ठीक है। और एग्रीमेंट अगर सेक्शन 10 को फुलफ़िल करेगा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके सेक्शन 10 को फुलफ़िल अप करेगा, तभी जा कर के वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, काफ़ी ईजी वे में। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों की ये दिक्कत होती है, ये जो प्रॉमिस है, काफ़ी लोगों को लगता है जो प्रॉमिस है और जो एग्रीमेंट है दोनों सेम है, और ये जो वर्ड है काफ़ी सिमिलर लगते हैं। भाई प्रॉमिस मतलब भी वादा होता है, एग्रीमेंट मतलब कि समझौता या फिर वादा, इसको कर लीजिए, ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लॉ है उसके दृष्टिकोण, यहाँ पर जो प्रॉमिस की अलग है, एग्रीमेंट की वो अलग है, उसका दृष्टिकोण। यहाँ पर आप देख लीजिए फिर से, जो प्रपोजल है सबसे पहले दिया जाता है प्रपोजल, उसके बाद में ये प्रॉमिस हो, मतलब कि पेन, जैसे कि पेन लेने के लिए मैंने बताया भाई पेन बहुत अच्छा खासा है, ले लीजिएगा, ठीक है। और आपने बोला ठीक है मैं ले लूँगा, ठीक है, मैं लेता हूँ, ये जो चीज़ें वो प्रॉमिस हो गया। उसके बाद में उसने पैसा दिया, उसने पेन ले लिया, तो ये चीज़ें कंसिडरेशन उसके लिए हो गई। और बाद में यही जो तीनों चीज़ें हैं एक साथ अगर समझना हुआ या फिर किसी को बताना हुआ कि इनके बीच में क्या हुआ, तो ये एग्रीमेंट है। और अगर जो एग्रीमेंट है वो सेक्शन 10 को फिलअप करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। सेक्शन 10 क्या है, उसके अंतर्गत 5 पॉइंट है, ठीक है। 5 पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। अब एग्रीमेंट, यहाँ पर हमने वही चीज़ें लिखी हैं, यानी कि प्रपोजल को अगर कोई स्वीकार करता है तो वह प्रॉमिस हो जाता है, और अगर यहाँ पर कोई कंसिडरेशन है तो वह एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यही जो मैंने आपको ऊपर समझाया सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप बहुत ही ईजी वे में समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा शून्य और शून्यकर्णी संविदा को देखते हैं। इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। मैंने देखा है 100% लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको, मैंने सोचा कि भाई इसको भी बता देते हैं इसी के साथ में, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं शून्यकर्णी और शून्य संविदा में क्या अंतर है। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि शून्य और शून्यकर्णी संविदा में क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, और काफ़ी लोग इसमें बच भी जाते हैं, मतलब कि वो बता नहीं पाते हैं भाई क्या ये चीज़ें हैं। तो इसको बहुत ही ईजी वे में समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले परिभाषाएं को देख लेते हैं। शून्यकर्णी संविदा क्या होती है, वह संविदा जो कि उसके पक्षकार में से किसी एक
या फिर अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य के विकल्प पर नहीं हो, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि कपट के साथ संविदा करने पर जिसके साथ कपट किया गया होता है, अगर वह चाहे तो संविदा आगे बढ़ाए या फिर उसको खत्म कर दे। तो कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि शून्यकर्णी संविदा क्या होती है, जैसे कि मैं क्या मतलब कोई एक बंदा है मेरे को बोलता है भाई मैं अपना जो कार है, ठीक है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। मैं उससे बोलता हूँ भाई आपकी कार और ठीक ठाक है, कैसी दिखती है, उसने फ़ोटो मेरे को दिखाया और मेरे को अच्छी लगी। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको मतलब आपका जो कार है मैं ले लूँगा, ठीक है। और उसने बोला कि भाई ठीक है, अरे ये जो कार है मैं 3 लाख में सेल आउट करूँगा, आप लेंगे? तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मैं मतलब कि ले लूँगा। और मैं उससे पूछा कि भाई कार और सही तरीके से चलती है, कंडीशन कैसा है? उसने बोला ठीक है। और जब मैं एक दिन उसको मतलब जिस दिन ये जब चीज़ें हुई उसके दूसरे दिन या फिर जिस भी दिन मतलब बात हुई कि भाई इस दिन हम आएंगे और आपका देखेंगे, कार लेके जाएंगे। और फिर मैं उसके घर गया कि जिसने मेरे को बोला था कि मैं कार बेचना चाहता हूँ, उसके घर गया। वहाँ पे उसके घर पर उसके कार को मैंने देखा, ठीक है। तो उस कार में क्या था, उसका इंजन ख़राब हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो कपट के अंतर्गत आ गई, यानी कि उसने मेरे से ये चीज़ें झूठ बोली कि भाई कार की कंडीशन सही है, ठीक है, या फिर उसके टायर ही नहीं है, या फिर बाकी सब ठीक है लेकिन टायर नहीं है, ठीक है। और ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई सभी कंडीशन ठीक है या और बाकी जो उसका जो जहाँ पर बैठने का सीट होता है वो फटा उटा हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये जो उसने कंडीशन बोला था कि भाई सब कुछ कंडीशन ठीक ठाक है, ठीक है, उसने ऐसा बोला था। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ भाई आपकी कार की कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, मैं इसको नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने एक प्रकार का झूठ बोला। ये जो कपट यहाँ पर वर्ड यूज किया है वह इसीलिए यूज किया गया है। किसी भी प्रकार का अगर कपट बोलता है या फिर झूठ बोलता है तो यहाँ पर जो मतलब कि जो संविदा होती है वो एक पक्षकार के ऊपर आ जाती है। वो चाहे तो फिर उसको ले करके उसको ले सकता है या फिर वो नहीं ले सकता है। जैसे कि उसकी गद्दी ख़राब थी, यानी कि जो सीट था वो ख़राब था, तो मैं उसको बोल सकता हूँ भाई अब मैंने आपसे पूछा था कि आपकी जो कार की कंडीशन ठीक ठाक है, बट आपने बोला था हाँ ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, या फिर इंजन जो भी ख़राब था, जिस प्रकार भी की गड़बड़ी है आप उसको बोल करके जो संविदा है या तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, वो जो संविदा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उसका सीट कवर ख़राब था तो आप सोच सकते हैं या फिर आप सोचते हैं कि भाई मैं इस सीट कवर को चेंज कर लूँगा, ठीक है, चेंज करके मैं यूज कर लूँगा। या फिर उसका इंजन ख़राब था तो आप सोचते हैं भाई इंजन में चेंज करवा लूँगा, बाकी सब कंडीशन ठीक है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो उस बंदे के द्वारा कपट किया गया, तो कपट करने की वजह से आपको एक राइट ये मिल जाता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 विकल्प यहाँ पर हो जाती हैं कि आप वो जो संविदा है, ठीक है, उसको आगे लेके जाएं या फिर नहीं लेके जाएं। ये जो चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होती हैं जिसके साथ कपट किया गया होता है। वो चाहे तो जो संविदा है वो आगे बढ़ा सकता है या फिर नहीं बढ़ा सकता है। तो ऐसी जो मामले होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसी जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अब आप कोई भी सामान लेने जाएंगे तो जो उसकी बुराइयाँ होती हैं वो जो बंदे होते हैं जिनका सामान होता है वो नहीं बताते, जो अच्छाइयाँ होती हैं वही सब बता देते हैं। जब आप देखते हैं तो वो जो आपको बुराई दिखती है, ठीक है, तो आप फिर सोचते हैं भाई मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, मैं नहीं लूँगा। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, लूँगा या फिर नहीं लूँगा, ये जो चीज़ें हैं वही शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाती हैं कि आप ये चीज़ें खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो यही जो चीज़ें हैं वो शून्यकर्णी संविदा कहलाती है, ठीक है। यानी कि 2 कंडीशन होता है कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। ये जो विकल्प होता है वो आपको होता है, यानी कि जिसके साथ कपट किया गया होता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ें हैं वो शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं शून्य संविदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो विधि द्वारा यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती हैं तब वह शून्य हो जाती हैं। जैसे कि कोई बोलता है भाई मैं अफीम आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत हैं। या फिर मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, इसका आप मर्डर कर दीजिए, ठीक है, और गांजा लेके आ जाइए, मैं इतना 50,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरे लिए गांजा लेकर आ जाइए, ठीक है। जो कि कानून द्वारा बोला गया है कि भाई इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें वो अवैध हैं, तो वो अगर संविदा की जाएंगी तो यहाँ पर वो चीज़ें होती हैं वो शून्य हो जाती हैं। यानी कि वो विधि द्वारा जो सेक्शन 10 है, जो कि मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 10 है, जो भी फिलअप नहीं करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं, वो जो संविदा होती हैं वो शून्य हो जाती हैं।
यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है। उस प्रकार की जो चीज़ें, उस प्रकार की जो संविदा है उसको आप मतलब कोर्ट में अपील नहीं दायर कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब कोर्ट के जरिए क्षतिपूर्ति की डिमांड नहीं कर सकते, किसी प्रकार की क्षति हो जाएगी। मान लीजिए एक आदमी है, वो मर्डर करने के लिए बोलता है किसी बंदे को और वो 50,000 रुपये ले लेता है। ऐसी चीज़ें ना हो तो ठीक है, लेकिन होती है, क्या करेंगे, पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार की चीज़ें अगर ना हो तो ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा है, वो 50,000 रुपये देता है, भाई इसकी हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, ठीक है, यहीं से लेकर चलते हैं, हाथ गोड़ तोड़ दीजिए। अब वो जो बंदा है उसका हाथ गोड़ तोड़े या फिर ना तोड़े, ठीक है, जिसका भी उसने दिया है, अब मान लीजिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, चुप मार के बैठा रहता है, तो यहाँ पर आप उसके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकते कि भाई इसको मैंने दिया था हाथ गोड़ तोड़ने के लिए उस बंदे का और इसने ऐसा किया नहीं, तो इसने मेरे जो भी मैंने संविदा हमारे और इसके बीच में हुई थी, इसने वायलेशन किया है, तो आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो शून्य हैं, ठीक है। यानी कि ये जो संविदा है वो पहले ही शून्य हो गई, यानी कि सेक्शन 10 को इसने फिलअप ही नहीं किया, और ये जो चीज़ें हैं वो अवैध हैं, इसके लिए शून्य हो जाएंगी। और जब शून्य हो जाएंगी तो इसकी केस नहीं फाइल कर सकते। जो आपने 50,000 रुपये दिया था वो भी आपको नहीं मिलेगा, और आप उसके खिलाफ आप कुछ भी कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई ये जो अवैध संविदा है उसको आप मत करिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से रहिए, आराम से रहिए। तो आप समझ गए होंगे कि शून्य और शून्यकरणीय संविदा क्या है, किस प्रकार से इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको आज की ये जो लेक्चर सीरीज है काफ़ी पसंद आई होगी, और जो भी आपका डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही जल्द कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के और भी जो टॉपिक है, जो चीज़ें हैं वो क्लियर अप करने वाले हैं। बाकी ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, जय हिंद।